बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। और इसमें हमने फ़र्स्ट लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन को सीखा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कैंसलेशन लॉ से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे की जानब चलेंगे। ग्रुप को हमने डिफ़ाइन किया था, तो ग्रुप की हमने क्या क्या डेफिनेशन डिफ़ाइन कैसे किया था। आपने डिफ़ाइन किया था कि जो चार कंडीशन उसके अंदर सेटिस्फाइज होने चाहिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन विद क्लोज्ड जो भी होगा। उसके बाद आप क्या करते होते हो विद एसोसिएटिव लॉ, उसके अंदर सेटिस्फाइज होना चाहिए। फिर उसके बाद आप चेक करते हो कि उसके अंदर आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाइज होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर इन्वर्स लॉ भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या एक ग्रुप है। अब उसी से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो कहता है कि कैंसलेशन लॉ ग्रुप के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इफ़ ए बी सी वो कहता है कि विद द एलिमेंट ऑफ जी, देन फिर वो करता है कि प्रूव करके दो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, ये इक्वल है जी बी सी के। इससे हम कहते हैं जी लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। दूसरा वो कहता है कि बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए, दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, इससे वो कहता है कि राइट कैंसलेशन लॉ। ये प्रूव करके दो। तो हम फिर अभी फर्स्ट ये लेने लगे हैं पार्ट इसका, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने प्रूव करके देना है कि बी इक्वल टू सी आए। तो अब देखो ए बी एंड सी जो हैं वे ये एलिमेंट्स किसके हैं, जी के। और जी क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप के अंदर फिर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं, चारों कंडीशंस अंडर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। फिर उसके बाद आप चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी उसके अंदर होता है। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए और आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, ए एलिमेंट है ना जी का, तो मैंने ए इन्वर्स देखो वो भी जी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने ए इन्वर्स के साथ दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इन्वर्स इंटू आ जाएगा ए डॉट बी, ए इन्वर्स इंटू ए डॉट सी हमने ले लिया, दोनों तरफ हमने अप्लाई कर लिया। अब देखो ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाइज होता है, तो मैंने इस पे एसोसिएटिव लॉ लगा लिया। ए इंटू ए बी है ना, तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स डॉट ए इंटू डॉट बी इक्वल टू ए इन्वर्स डॉट ए इंटू डॉट सी आ गया। अब देखो एलिमेंट हो और उसका साथ इन्वर्स मौजूद हो, तो वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी डॉट ई इक्वल टू आइडेंटिटी डॉट ई डॉट सी, आइडेंटिटी डॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी डॉट सी आ गया। अब देखो आइडेंटिटी जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसमें फ़र्क नहीं आता, ठीक है, वही दोबारा एलिमेंट आ जाता है। तो ये जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या आती है, 1 होती है। तो ये फिर बी आ जाएगा इक्वल टू सी, तो ये इसका क्या आ गया, विच इज़ लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। सही हो गया। तो ए डॉट बी हैंस इक्वल टू ए डॉट सी, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू सी आ गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट राइट कैंसलेशन लॉ। तो इसी तरह आपने ये खुद आगे जी, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये खुद करना है। जैसे हमने लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव किया, इसी तरह राइट कैंसलेशन लॉ। अब इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो कैसे, बी डॉट ए इज़ इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू सी आपने ले के आना है। अब आपने ये लिख लेना है। अब देखो ए राइट साइड से है, तो हमने राइट साइड के साथ क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई कर देना है ए इनवर्स के साथ। तो आपके पास फिर उसी तरह एसोसिएटिव लॉ सिंपल लगाएंगे तो बी इज़ इक्वल आ जाएगा सी के। ये आपने खुद करना है जी कंप्लीट। आगे जी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 है आपकी बुक की। वो कहता है कि एस इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4 बी द सेट ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, मॉडुलो 5। सही हो गया। कहता है कि 0 1 2 3 एंड 4 बी द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, मॉडुलो उसका क्या है, 5 है। कहता है कि एस अंडर एडिशन इसको ग्रुप शो कर के दो। तो ग्रुप की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो कंडीशंस उसके जो हैं वो अंडर क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगाना होता है और उसके बाद
आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये तीन चारों कंडीशन चेक करनी है। अगर इस सेट में ये सेटिस्फाइज करती हैं तो ये फिर क्या बना देता है, ये ग्रुप बना लेता है अंडर एडिशन। वो कहता है कि रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5, मतलब मॉडुलो 5 पे जाके इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर जी हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 है ना, तो हमने लिख लिए 0 1 2 3 4 इधर भी और इधर भी 0 1 2 3 4। ऑपरेशन हमारे पास क्या लगा हुआ है, अंडर एडिशन, तो वो आपने लिख लिया, सही हो गया। अब देखो 0 को 0 में जमा करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 में, तो ये सारा वही दोबारा वैल्यूज़ आ जाएंगे। 1 को 0 में जमा किया 1 आया, 1 को 1 में जमा किया 2 आया, 1 को 3 में जमा किया तो 2 में जमा किया तो 3 आया, 1 को 3 में जमा किया तो 4 आया, 1 को 4 में जमा किया तो 5 आया। तो 5 जब आएगा तो 5 को आपने 5 मॉडुलो पे डिवाइड कर देना है, तो 5 1 टाइम 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये आपने इधर लिख लिया। ठीक है, तो क्योंकि इसका मॉडुलो क्या है, क्या 5 है, तो अंडर एडिशन फिर इसका रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा वो क्या आ रहा है 0, वो आपने इधर लिख लिया। फिर इसी तरह 2 को 0 में ऐड किया, 2 को 1 में ऐड किया, 2 को जब हम 2 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 में ऐड किया 5, तो ये फिर 0 आ जाएगा। 2 बार को 4 में ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा 6, तो 6 फिर आपने इसको फिर उसी तरह लिख देना है जैसे हमने अभी बताया कि 6 डिवाइडिंग 5 आपने कर लिया, तो ये 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बार, तो ये इसकी जगह क्या हम लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसी तरह 3 को 0 में ऐड करें, 3 को 1 में ऐड किया तो 4, 3 को 2 में ऐड किया तो 5 बनेगा, 0 आ जाएगा। फिर 3 को 3 में ऐड किया 6 बनेगा तो 1 आ जाएगा, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आपके पास, तो इधर आपके पास फिर क्या आ जाएगा 2। फिर इसी तरह 4 को 0 में ऐड किया 4 आ गया, 4 को 1 में ऐड किया तो 5, ये 0 बन जाएगा। 4 को 2 में ऐड किया तो 6 आएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर 4 को 3 में ऐड करेंगे तो 7 2 आ जाएगा। फिर 4 को 4 में ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपने टेबल बना लिया, अंडर एडिशन इस पे ऑपरेशन लगा हुआ आपने लिख लिया। अब सबसे पहले हम इस पे लगाने लगे हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन आप जानते हैं a प्लस बी इंटू प्लस सी, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी, a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो हम कोई से भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, तो हम 2 3 एंड 4 आप ले लेते हैं, इस पे एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर लिए a b c की जगह। तो ये 0 + 4 इक्वल आ जाएगा 2 + 2 बार, तो ये 4 बार इक्वल आ गया 4 बार के, तो ये एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर सेटिस्फाइज हो गया। अब आपने देखना है आइडेंटिटी, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल। देखो हर एलिमेंट एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है 0, तो देखो 0 की आइडेंटिटी उसके सामने वाले टेबल में मौजूद है, तो देखें इसमें हमारे पास मौजूद है इसके सामने ये 0 की आइडेंटिटी, 1 की आइडेंटिटी मौजूद है, ये देखो इसके सामने आ गई है, 2 की आइडेंटिटी भी है, 3 की भी आइडेंटिटी चेक करो ये मौजूद है, 4 की आइडेंटिटी वो भी मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज़ क्लियर फ्राम टेबल आइडेंटिटी लॉ इज़ आल्सो सेटिस्फाइज। इन्वर्स लॉ क्या होता है, इन्वर्स लॉ मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। तो देखो किस से आंसर आइडेंटिटी बना है वो इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। अब देखो 0 का इन्वर्स क्या है 0 है, जिससे आंसर क्या आया हमारे पास आइडेंटिटी आया। 1 का इन्वर्स क्या है आपके पास 4, जहाँ से आंसर क्या बना आइडेंटिटी। 2 का इन्वर्स क्या है 2, जहाँ से आंसर क्या है आपके पास, 2 का इन्वर्स क्या है 3, जहाँ से आंसर आपके पास क्या बना आइडेंटिटी। 3 का इन्वर्स क्या है आपके पास, 3 का इन्वर्स है हमारे पास 2, जहाँ से आंसर आपके पास आइडेंटिटी बना है। उसके बाद 4 का इन्वर्स क्या है 1, जहाँ से आंसर आपके पास क्या है आइडेंटिटी बना है। क्योंकि इन्वर्स लॉ हमेशा हमें क्या देते हैं आइडेंटिटी, एडिशन में एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव। तो ये फिर आपने सिंपल जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया वो आपने लिख लिया। तो सो इन्वर्स लॉ इज़ आल्सो सेटिस्फाइज, सो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो एस अंडर एडिशन इज़ अ ग्रुप। तो ये फिर साबित हो गया कि ये क्या हो गया, ये क्या एक ग्रुप है। तो ये इस तरह आपने इसको प्रूफ कर लेना है। तो इसी तरह जी ये जो एग्जांपल नंबर 9 है इसको आपने अब खुद करना है, सिंपल उसी तरह है। इसमें उसने क्या किया है एग्जांपल नंबर 9 जो आपकी बुक में है जी, वो कहता है कि अंडर मॉडुलो उसने 5 ही रखा हुआ है, 1 2 एंड 3 एंड 4 विद द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस
मॉडुलो उसने क्या रखा हुआ है 5 रखा हुआ है। एंड वो कहता है कि जैसे ऊपर आपने एडिशन में बनाया ना, इस तरह वो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑपरेशन उसने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 कहता है कि प्रूव करके दो कि ये क्या है कि ग्रुप है। तो आपने जस्ट इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन इसके प्रूव करके देना है। तो उसी तरह हमने टेबल में लिख लिया 1 2 3 4 है ना, तो इधर भी लिख लिया और इधर भी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीपल 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये सारा दोबारा वही आ जाएगा। 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 को आपने फिर क्या कर लेना है 5 पे डिवाइड कर देना। मॉडुलो 5 है रेसिड्यू क्लासेस का, तो ये आपके पास 5, तो आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 आपने लिख देना है। फिर उसी तरह जी देखें 2 को फिर उसने 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा, तो 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इसका रिमाइंडर आपने लिख देना है। इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 को 6 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 3 से 9, तो 5 पे डिवाइड किया हमने 5 को 9 पे, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 2 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास 12 आएगा, तो 12 को फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 12 पे डिवाइड किया आपने 2 आ गया। इसी तरह 4 को आपने करना है, ये सारा आपने टेबल बना लेना है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद आपने सिंपल वही एसोसिएटिव लॉ चेक करना होता है। एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए आप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव लॉ होता है ए डॉट बी इंटू सी इक्वल होता है ए डॉट इंटू बी डॉट सी। तो कोई से भी 3 एलिमेंट ले लें और एसोसिएटिव लॉ चेक करें, हमेशा सेटिस्फाइज ही होता है। तो हमने ये 2 3 और 4 एसोसिएटिव लॉ लगाने के लिए एलिमेंट्स ले लिए, ये 4 आ जाएगा, 4 के इक्वल एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइज हो जाएगा। उसके बाद आपने चेक करना होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी देखो हर एलिमेंट की मौजूद है उसके सामने। तो देखें 1 की आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, 1 की 1 के आइडेंटिटी मौजूद है। फिर उसके बाद आप देखें 2 की आइडेंटिटी भी मौजूद है, 3 की चेक करें वो भी मौजूद है, 4 की चेक करें वो भी मौजूद है। इसी तरह तो इसका फिर क्या हुआ कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल आइडेंटिटी लॉ इज़ आल्सो सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी इन्वर्स लॉ, जिससे आंसर क्या आपके पास आइडेंटिटी बनाया। तो 1 का इन्वर्स क्या 1, जहाँ से आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आया। 2 का इन्वर्स क्या है 3, जहाँ से मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आया। 3 का इन्वर्स क्या है 2, जहाँ से मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आया। 4 का इन्वर्स क्या है 4 है, जहाँ से आपके पास आंसर क्या है आइडेंटिटी आया। वो आपने लिख लिया ये बातें। तो फिर चारों कंडीशंस इसके अंदर भी सेटिस्फाइज हो गई। तो फिर इसका क्या हुआ कि जी अंडर रेसिड्यू मॉडुलो क्लासेस 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। तो ये इसका जी हमने एडिशन में भी ग्रुप को चेक किया, क्या कैसे हम प्रूव करते हैं ग्रुप की एग्जांपल से हमने देखा है ग्रुप की डेफिनेशन को, आज फिर हमने एक्सप्लेन किया। इसी तरह अंडर एडिशन भी चेक किया और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक किया। तो इंतहाई आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। आगे जी आ जाता है जी थ्योरम। ये जो हमने पीछे बातें की हैं ये सारी आप इन थ्योरम्स के अंदर यूज़ होंगी। तो ये थ्योरम है जी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का से रिलेटेड है। इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। कहता है कि फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ए बी इन अ ग्रुप जी, कहता है कि ए बी एलिमेंट्स हैं जी के, ठीक है, कोई से भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो द इक्वेशन ए एक्स इज़ इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन। कहता है कि इनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये आप निकाल के दो, ठीक है। तो 2 एलिमेंट उसने जी से लिए। तो कहता है कि ये इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए वाई या वाई ए इक्वल टू बी। कहता है कि हैव यूनिक सोल्यूशन, इनका सोल्यूशन क्या यूनिक है। तो सिंपल हमने वही लिखा जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। ये उसने खुद क्वेश्चन में हमें बता दिया क्योंकि उसने खुद बताया कि ये जी क्या ग्रुप है। तो ए बी एलिमेंट क्या है जी के, तो जी ग्रुप है ना, तो ग्रुप के अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं चारों। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होता है, आइडेंटिटी भी उसके अंदर मौजूद होती है और एसोसिएटिव लॉ भी मौजूद होता है। तो ए बी एलिमेंट है ना जी के, तो इसका क्या मतलब होगा ए का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है और बी का इन्वर्स भी इसी के अंदर मौजूद है।
ठीक है। तो सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ एग्जिस्ट, फिर वो मैंने बात आप लिख ली। तो लेट ए इन्वर्स बी इन्वर्स ऑफ ए इन जी। तो फर्स्ट हमने इक्वेशन लिखी ए एक्स इज इक्वल टू बी, और दूसरी हमने क्या इक्वेशन लिखी बी वाई ए इज इक्वल टू बी, ये हमने लिख ली। अब देखो ए का ए एलिमेंट है जी का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका ए का इन्वर्स भी जी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। तो मैंने इसके इन्वर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक हो गया। तो ए इन्वर्स इन आ जाएगा जी इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो इधर आ जाएगा, राइट साइड से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। तो वाई ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स आ जाएगा। एसोसिएटिव लॉ सिंपल लगाया आपने, ठीक है। तो एलिमेंट हो और उसका साथ इन्वर्स मौजूद हो तो आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। एलिमेंट हो और उसका इन्वर्स मौजूद हो तो आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा ए इन्वर्स बी सिंपल, और वाई इज इक्वल आ जाएगा बी ए इन्वर्स। अब सो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इज़ अ सोल्यूशन ऑफ, ये हमने सोल्यूशन निकाल लिए इक्वेशन के, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, एंड सो वाई इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का वाई इज इक्वल टू बी। ये हमने सोल्यूशन निकाल लिए। अब आपने इनके सोल्यूशन को क्या प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो मैं इनके यूनिकनेस सोल्यूशन निकालने लगा हूँ, ठीक है। तो लेट में रखने लगा हूँ जी एक्स प्राइम एंड एक्स डबल प्राइम बी द टू सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये मैंने दो सोल्यूशन रख लिए इस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी के, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मैंने आप लिखी है ना एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम, इसमें पुट कर दें ए एक्स इज इक्वल टू बी में। तो हमने एक्स प्राइम पुट करेंगे तो ए एक्स प्राइम इक्वल आ गया बी के, एंड यहाँ से हम पुट करेंगे तो ए एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू बी आ गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए एक्स प्राइम इक्वल आ जाएगा ए एक्स डबल प्राइम के। फिर आपने क्या किया, आप लेफ़्ट कैंसलेशन अभी हमने यूज़ किया, प्रूफ किया उनका। तो बाय अप्लाइंग लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ तो एक्स प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स डबल प्राइम के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका क्या हो गया, यूनिकनेस प्रूव हो गया। इसी तरह आपने फिर दूसरे का भी यूनिकनेस सोल्यूशन प्रूव करना है। मतलब अब वाई ए इक्वल है ना बी के, तो इसका हम सोल्यूशन रखने लगे। लेट मैं कहता हूँ वाई प्राइम एंड वाई डबल प्राइम बी द सोल्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू बी। तो हमने यूनिकनेस प्रूव करना है। तो आप वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आ जाएगा वाई प्राइम ए इज इक्वल टू बी एंड वाई डबल प्राइम ए इज इक्वल टू बी आ गया। इन दोनों को आपस में आपने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया बाय यूजिंग राइट कैंसलेशन लॉ। तो बाय यूजिंग राइट कैंसलेशन लॉ ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, वाई डबल प्राइम के। तो विच प्रूव्स दैट द यूनिकनेस ऑफ द थ्योरम। तो ये हमने इसकी यूनिकनेस भी प्रूव कर लिया और सोल्यूशन भी आपने इनके निकाल लिए। तो ये इसका सिंपल सा ये थ्योरम था, इंतहाई आसान सा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उसने क्या कहा था कि इक्वेशन का सोल्यूशन निकालो और उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो आपने इसकी यूनिकनेस भी प्रूव कर ली। आगे जी थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर्स में आता रहता है। कहता है कि फॉर ए बी इज़ अ इन अ ग्रुप जी। वो कहता है कि जी में से दो एलिमेंट कोई भी वो लेता है। वो कहता है कि ए बी जी के एलिमेंट है और जी क्या है, ग्रुप है। फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल हो, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये आपने प्रूव करके देना है इस पर। तो देखो ए बी एलिमेंट है ना जी के, तो जी क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप के अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं, एसोसिएटिव, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ए बी एलिमेंट है जी के, तो इसका मतलब है कि ए इन्वर्स भी जी में मौजूद है, बी इन्वर्स भी जी में मौजूद है। तो मैंने फिर क्या किया कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ इसको क्या कर लिया, राइट, ये हमने ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि ए भी हमने लिखा और इसके इन्वर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, बी इन्वर्स से हमने ए बी इंटू हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा, ठीक है।
अब इस पे हमने क्या कर लिया, एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, ए इंटू आ जाएगा बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। अब देखो एलिमेंट है और उसका साथ इनवर्स मौजूद है, तो वो सारा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। तो ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर में फ़र्क नहीं आता, वो दोबारा वही आ जाता है। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फिर वही आ गया, एलिमेंट और उसका इनवर्स मौजूद है, ए किसके इक्वल आ गया जी, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। हमने इसको प्रूव करना है, तो मैंने इसके इन्वर्स के साथ इसको राइट साइड से ए बी के मल्टीपल के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड से, ठीक है। अब इसी तरह ये आपके पास आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ आल्सो, अब आप क्या करने लगे हैं, फिर उसी तरह हम क्या करने लगे हैं, जैसे हमारे पास ये आंसर आया है तो मैं वही काम फिर दोबारा करने लगा हूँ। जैसे मैंने इसको इधर से मल्टीप्लाई किया था, अब ए बी इसी इक्वेशन को हम अब ए बी होल इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने लगे। जब ए बी होल इन्वर्स के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, सही हो गया। अब देखो ये ए बी है, ठीक है, और ए बी का होल इन्वर्स है, मतलब ए बी एलिमेंट है और उसका साथ क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स मौजूद है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, सही हो गया। तो बी इन्वर्स ए इज इक्वल आ जाएगा ए बी होल इन्वर्स के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी इन्वर्स ए, आइडेंटिटी को फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, ए बी होल इन्वर्स के। तो विच इज़ प्रूफ ऑफ द गिवन क्वेश्चन, गिवन थ्योरम। तो इसी तरह वो कहता है कि दिस रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये फिर वो कहता है कि ये रिज़ल्ट हम प्रूव कर सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ हर एलिमेंट, जो फाइनाइट नंबर हो उनका एलिमेंट जो ग्रुप जी के अंदर मौजूद हो। मतलब जैसे कि नीचे उसने किया कि A1 A2 A3 अप टू सोन AN टाइम तक अगर हमारे पास एलिमेंट हो तो उसका इन्वर्स भी हम ओपन कर सकते हैं। तो वो क्या आएगा, AN इन्वर्स, फिर AN-1 इन्वर्स अप टू सोन A3 इन्वर्स, A2 इन्वर्स, A1 इन्वर्स। तो इस तरह ये जो इन्वर्स जो थ्योरम से रिलेटेड जो इन्वर्स लॉ का था वो हमने प्रूव किया कि मतलब ए बी होल इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो इस तरह ये जो रिज़ल्ट है ये हमने प्रूव कर लिया। आगे जी कुछ डेफिनेशंस हैं वो हमने याद रखनी है, तभी हमें आगे एक थ्योरम आ रहा है उसको हमने यूज़ करना है उसके अंदर। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, इसको आपने सही तरह से समझना। कहता है कि आर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। आर्डर ऑफ ग्रुप को हम डिफ़ाइन करने लगे हैं। वो कहता है कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी। कहता है कि ग्रुप जी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे इस कॉल्ड द आर्डर ऑफ ग्रुप जी। कहता है कि जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट होंगे वही उस ग्रुप का क्या होगा, आर्डर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास C2 एक ग्रुप है, इसमें जी 1 और 2 एलिमेंट है। तो आर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं, जो भी होगा उसको हमने मार्क में लिख के इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ये नोटेशन है। अब देखो C2 का आर्डर क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 2। 1 और -1 2 एलिमेंट है ना, तो इसका आर्डर 2 आ गया। इसी तरह C4 एक ग्रुप है, कहता है कि इसका आर्डर बताओ, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो इसका आर्डर फिर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर, तो अब देखो सेट ऑफ इंटीजर में उसने क्या बताया है कि ये 0 + -1 अप टू सोन। तो अब देखो इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर क्या है, अनडिफाइन है, इन्फिनिटी है, क्योंकि अप टू सोन जा रहा है। तो इसका आर्डर फिर क्या आ गया, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज़ अ ग्रुप। उसने बताया कि ये इसका आर्डर क्या है, इन्फिनिटी है। तो आगे फिर एक और बात है नोट में लिखी हुई, तो अ ग्रुप जी इज़ सेड टू बी अ फाइनाइट ग्रुप। कहता है कि जी को फाइनाइट ग्रुप कब कहेंगे, इफ़ इट्स आर्डर इज़ फाइनाइट। अगर उसका आर्डर क्या हो, फाइनाइट हो, तो फिर उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, फाइनाइट है। अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप अंडर एडिशन। तो आर्डर ऑफ ग्रुप की आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा आर्डर ऑफ ग्रुप को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसा जित कोई भी ग्रुप हो उसके अंदर जितने एलिमेंट हों वही उस ग्रुप का क्या होता है, आर्डर होता है। फिर हमने देखा है कि फाइनाइट ग्रुप कौन सा होता है, जिसका आर्डर क्या हो, फाइनाइट हो, जिसके अंदर एलिमेंट फाइनाइट हो, उसे हम फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। और इनफाइनाइट फिर ग्रुप कौन सा होता है, जिसका आर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं।
आगे एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे हमने आर्डर ऑफ ग्रुप को पढ़ा है, इसी तरह एलिमेंट का भी आर्डर होता है। तो एलिमेंट का आर्डर को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं? आर्डर ऑफ एन एलिमेंट कहता है कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। ए क्या एक एलिमेंट है ग्रुप जी का। अ पॉजिटिव इंटीजर एन कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर एन इज सेड टू बी एन आर्डर ऑफ ए इफ़ ए पावर एन किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी। एलिमेंट का आर्डर क्या होता है? ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं, उनकी किसी पावर से आंसर जिसका क्या है? आइडेंटिटी आ जाए, तो वो उस ग्रुप का क्या होता है? एलिमेंट का, उस एलिमेंट का क्या होता है? आर्डर होता है। तो कहता है कि जैसे कि हमारे पास ग्रुप है जी, एग्जांपल जैसे देखें ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब आइडेंटिटी आना चाहिए ना, तो आर्डर ऑफ ओमेगा क्या है? 3 है, जिससे आंसर क्या बन रहा है? आइडेंटिटी। मतलब ओमेगा क्यूब से इसका एलिमेंट, आर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि उसकी पावर से आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। किसी एलिमेंट की पावर से आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो वो जो एलिमेंट की जो पावर होती है वो उसका क्या होता है? उस एलिमेंट का क्या होता है? आर्डर होता है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन, या आर्डर ऑफ एन इज़ इक्वल टू एन। सही है। जैसे ये देखे क्वाड्रेटिक ग्रुप 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा है ना, तो आप देखो आर्डर ऑफ -1 का आर्डर क्या होगा? जिससे आंसर आइडेंटिटी अगर निकालना चाहें तो वो क्या है? 2 है, क्योंकि -1 की पावर 2 से आंसर क्या बन जाता है? 1 आ जाता है। इसी तरह अगर 1 का आर्डर इसमें चेक करें तो 1 का आर्डर क्या? 1 है। आयोटा का आर्डर अगर निकालना चाहूँ मैं, तो जिससे आंसर आइडेंटिटी बने, तो आयोटा की कौन सी पावर लें जिससे आंसर आइडेंटिटी आए? 4 लेंगे तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। माइनस आयोटा है तो इसकी पावर आप चेक करेंगे तो देखना है उसका आर्डर पे क्या बनेगा। तो वो जो आपके पास माइनस आयोटा का आर्डर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जिससे आंसर क्या आए? आइडेंटिटी। तो एलिमेंट की पावर से आपके पास आंसर क्या है? आइडेंटिटी आए, तो उसको फिर क्या कहते हैं? आर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप का क्या होता है? आर्डर होता है। तो हमने 2 बातें सीखी, एक ग्रुप का आर्डर कैसे डिफ़ाइन करते हैं और एलिमेंट के आर्डर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम्स के अंदर आगे यूज़ होंगे, इनको आपने सही तरह से समझना है जी।